हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजीव कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आइए बात करते हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे कुछ और क्वेश्चन पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इससे पहले मैंने कुछ और क्वेश्चन कराया है जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा जो कि 21 नंबर है। इससे पहले 20 क्वेश्चन तक मैंने पिछली क्लास में करा दिया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ठीक है, 18 ईयर्स अगो द रेशियो वाज 11:16। फाइंड द सम टोटल ऑफ द प्रेजेंट देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है आप लोग को स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक है, ये मार्कर तो अच्छे से चल नहीं रहा है, तब तक दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:5। ठीक है, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। तो जब 4 है और 5 है, 4:5, तो इसको आप लिख सकते हैं 4x एंड 5x, क्योंकि अभी रेशियो है तो हम x से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट एज है x ए का और b का, 4x और 5x। बोला 18 ईयर्स अगो, 18 ईयर्स अगो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करते समय मत लिखिएगा। ठीक है, तो 18 ईयर्स अगो बोल रहा है, जो रेशियो होगा वो 11:16 होगा। ठीक है, तो 18 ईयर्स अगो होगा, तो अब इसमें से 4x माइनस 18 हो जाएगा। ए का 18 साल पहले का एज होगा ये। ठीक है, ए डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, और बी डैश क्या होगा, 18 साल पहले 5x माइनस 18। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका दिया हुआ है 11:16। 11:16 दिया हुआ है इनका प्रेजेंट एज, मतलब 18 साल पहले का ये रेशियो दिया हुआ है। पहले का रेशियो 4:5 है, 18 साल पहले इनका एज का रेशियो 11:16 था। अब यहाँ आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, 64x माइनस 288 इज इक्वल टू 55x माइनस 198 समथिंग, यही होगा 198। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 9x इज इक्वल टू 90। ठीक है, मैं ज़्यादा आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बीच में इधर उधर नहीं किया, डायरेक्ट इधर से इधर सॉल्व कर दिया। x वाले को एक तरफ कर दिया और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ला के मैंने सॉल्व कर दिया। तो x से यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आपका 10 आएगा, यहाँ आपका 10 आएगा। तो x का वैल्यू 10 आएगा। आप इस 10 को आप 4x और 5x में पुट कर दीजिए। तो 4x मतलब प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 × 10 दैट इज 40 ईयर्स, और बी के लिए 5x दैट इज 5 × 10 दैट इज 50। अब इन दोनों को सम कर दीजिए, देखिए आएगा 90 ईयर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार अच्छे से। मैंने क्या किया कि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ था, x से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 साल पहले दोनों का एज क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए एज 18 साल पहले का और इक्वेट कर दीजिए जो दिया हुआ है, और उससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और तुरंत आपका x का वैल्यू आएगा। आपका x का वैल्यू 4x और 5x में पुट कीजिए और ऐड कर दीजिए, तो इससे आपका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एक स्टेप में भी कर सकते थे, डायरेक्ट आप यही स्टेप कर लेते। 4x माइनस 18 बाई 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 11/16। पहला स्टेप में ही आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, अ डिसऑनेस्ट मिल्क मैन मिक्सड 1 लीटर ऑफ वाटर फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ मिल्क एंड दज मेड अप 36 लीटर ऑफ मिल्क। If he now adds 15 liters of milk to mixture, find the ratio of milk and water in the new mixture। ठीक है, एक बेईमान दूध वाला है। ठीक है, एक बेईमान दूध वाला है जो कि 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है। ठीक है, ये एक तरह से आप समझिए कि कितना बड़ा बेईमान दूध वाला है। ठीक है, कि 3 लीटर के दूध में 1 लीटर तो वो पानी ही मिला रहा है। तो आप समझ लीजिए मिल्क बाई वाटर का जो रेशियो होगा, मिल्क बाई वाटर का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 लीटर में वो 1 लीटर पानी मिला रहा है। ठीक है, तो अगर इसको माने तो ये अगर 4 लीटर का अगर कोई वो दूध बनाता है तो जिसमें से उसका 3 लीटर तो दूध होगा और 1 लीटर पानी होगा। ठीक है, तो इसी तरह बंदे ने 4 लीटर का जगह पे उसने 36 लीटर बनाया। ठीक है, 36 लीटर का उसने टोटल दूध बनाया। तो 36 लीटर में अब उसने कितना दूध मिलाया, कितना पानी मिलाया,
क्योंकि आपको यहाँ रेशियो दिया गया है, हर एक 4 लीटर में उसके 3 लीटर दूध होते हैं और 1 लीटर पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब 36 लीटर उसने बनाया, तो इसका मतलब उसने पानी तो जरूर मिलाया है। तो सबसे पहले हम मिल्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिल्क क्या है, मिल्क का अगर आप यहाँ से रेशियो देखिएगा तो क्या आएगा, रेशियो मतलब मिल्क का कितना पार्ट होगा सॉल्यूशन में, तो 3/4 ये मिल्क का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और वाटर का क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो मिल्क के लिए निकाल लीजिए 3/4 × 36, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 27 लीटर, ठीक है, 27 लीटर। और वाटर क्या होगा आपका, सॉल्व कर लीजिए 1/4 × 36, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 9 लीटर, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो वो बेमान दूध वाला जो है वो क्या किया कि मिल्क में 27 लीटर मिल्क डाला तो 9 लीटर उसने पानी मिला दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसमें वो क्या किया है कि जो 36 लीटर का जो सॉल्यूशन था उसमें 15 लीटर उसने मिल्क और मिला दिया, ठीक है। तो हमारा मिल्क कितना था 27 प्लस इसमें 15 जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि 15 उसने एक्स्ट्रा डाला है। तो ये 27 अब 15 कितना हो जाएगा 42 लीटर, ठीक है, 42 लीटर, समझ रहे हैं। तो इसका अभी जो नया सॉल्यूशन होगा वो उसमें मिल्क जो होगा वो 42 लीटर होगा और जो वाटर होगा वो 9 लीटर होगा, ठीक है, वाटर जो होगा वो 9 लीटर होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को। तो अब देखिए जो नया वाला रेशियो क्या हो जाएगा 42/9, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा 14/3, 3 के टेबल में आ जाएगा। तो इसका जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा 14:3 का। देखिए कितना ईजी तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए क्या किया। पहले जो दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लिए, बताया था उसने। उसके बाद 36 लीटर सॉल्यूशन में मिल्क कितना पार्ट है और वाटर कितना पार्ट है, उस हिसाब से मिल्क और वाटर निकाल लिया। और आने के बाद फिर मिल्क में उसने 15 लीटर ऐड किया, यहाँ 15 लीटर ऐड कीजिए तो आएगा 42 लीटर, और 42 लीटर और वाटर था 9 लीटर। तो डिवाइड कर लीजिए, रेशियो आ जाएगा 14:3 का। ऑप्शन आपको दिया गया है 14:3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। अब एक चीज और दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसका कुछ पहले वाला इससे 21 नंबर जो क्वेश्चन मैं बताया था, तो जस्ट उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है इफ द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ माया एंड छाया, ठीक है। यहाँ माया और छाया वहाँ ए और बी दिया था, ठीक है। तो यहाँ माया और छाया का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है, ठीक है, माया के लिए मैं m यूज कर रहा हूँ, तो उसी टाइप में छाया के लिए मैंने c यूज किया है, ठीक है। तो ये 6:5 का रेशियो है, ठीक है, 6:5 का रेशियो है। एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 15 साल बाद, ठीक है, अब से 15 साल बाद उनका जो रेशियो होगा वो 9:8 का होगा, ठीक है। तो जैसे उस केस में मैंने घटाया था तो इस केस में मैं जोड़ूंगा, क्योंकि उस केस में पहले बोला था कि 18 साल पहले क्या होगा, इस केस में बोला है कि आपका 15 साल बाद क्या होगा, ठीक है। तो उसी टाइप में यहाँ 6x कर लीजिए, ठीक है, 6x कर लीजिए और इसका 5x कर लीजिए, ठीक है। तो 6x/5x और 15 साल बाद बोला है तो दोनों में 15 जोड़ दीजिए, दोनों में 15 जोड़ दीजिए। और यहाँ से जो नया रेशियो है वो क्या आएगा 9:8, 9:8। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मैं उतना, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक कैलकुलेशन किया, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x = आपका आ जाएगा सिंपल सा 5, x = 5 आ जाएगा। अब इसने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड द मायाज प्रेजेंट एज। तो माया कौन थी 6 वाला, तो x आपका 5 आ गया, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। तो 6 × 5 दैट इज 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा 6x/5x और दोनों में 15-15 जोड़ के रेशियो से इक्वेट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। और x का वैल्यू आप निकलने के बाद वो जो माया का प्रेजेंट एज था 6x, उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए x की जगह 5, वहां से आपका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा विदिन सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत इस तरह का क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, एक है द लखनऊ इंदौर एक्सप्रेस विदाउट इट्स ब्रेक कैन गो 24 km/h, ठीक है, एंड द स्पीड इज डिमिनिश्ड बाय अ क्वांटिटी दैट वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड, ठीक है। इफ इट इज नोन दैट विथ 4 वैगन इट्स स्पीड इज 20 km/h, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द वैगन विथ विच द इंजन कैन जस्ट मूव, ठीक है। तो एक
एक्सप्रेस दिया गया है। तो एक्सप्रेस में बोला क्या गया है कि स्टार्टिंग किया गया है अगर वो बिना ब्रेक का चल रहा है, ठीक है, बिना ब्रेक का, तो उसका जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगर वो सिर्फ इंजन से चल रहा है, तो जब वो सिर्फ इंजन से चल रहा है तो उसका स्पीड जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो धीरे धीरे वो स्लो हो रहा है। वो किस हिसाब से स्लो हो रहा है, बोल रहा है डिमिनिश्ड बाय अ क्वांटिटी दैट वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन। वैगन क्या है उसका जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं जैसे ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रेन दिया हुआ है तो इसके पीछे डब्बे लगे रहते हैं ना इस टाइप के, तो ये सब वैगन कहलाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहले जो ट्रेन है, मान लेते हैं स्पीड, ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, पहले अगर कुछ नहीं था तो वो 24 था, ठीक है। अगर कुछ वैगन नहीं लगा हुआ है तो जो ट्रेन का जो स्पीड चल रहा था वो 24 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। लेकिन बोला गया कि क्योंकि इसमें वैगन लगा गया है, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, डिमिनिश्ड कर रहा है। डिमिनिश्ड मतलब घट रहा है, तो वो के टाइम्स ऑफ के, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म पता नहीं है कि किस रेट से घट रहा है, लेकिन के टाइम्स और स्क्वायर रूट ऑफ एन, मतलब एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वैगन है, नंबर ऑफ वैगन। समझ गया, पहला क्वेश्चन ये बोला। तो ये क्वेश्चन आपको बताया गया है कि स्पीड आपका डिमिनिश्ड कर रहा है, ठीक है, 24 माइनस के टाइम्स ऑफ रूट एन। तो यहाँ बोला कि अगर आपका वैगन अगर 4 होता, वैगन अगर आपका 4 दिया गया है, दैट इज एन का वैल्यू अगर 4 है, पहला केस 1 में क्या दिया हुआ है आपका, केस 1 में आपका दिया गया है एन अगर 4 होता, तो एन अगर 4 होता तब क्या होता। तो इस तरह के केस में एन अगर 4 होगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, सिंपल से देखिएगा, एन 4 के केस में क्या होगा, तो बोला कि स्पीड जो होगा वो 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 लगा रहेगा तो स्पीड हो जाएगा 20, दिया हुआ था शुरुआत में 24 माइनस के टाइम्स ऑफ रूट अंडर 4, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के 2k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, तो हमको k का वैल्यू को तो आ गया 2, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन कितना होगा, तो जब 4 वैगन था तो k का वैल्यू 2 आया और वो स्पीड घट के हो गया था 20। तब बताइए कि कितना वैगन और लगाया जाए कि गाड़ी जो ट्रेन जो है वो जस्ट मूव करे। जस्ट मूव करने का केस में आप भी, इस तरह के केस में आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि गाड़ी रुका ही है, गाड़ी चल ही नहीं सकता, मैक्सिमम कितना आपका हो सकता है वैगन, तो हम एज्यूम कर ले कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो स्टार्ट नहीं हुआ तो लिमिटिंग कंडीशन में कितने वैगन होंगे, ठीक है, कि गाड़ी चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप उस केस में स्पीड को मान लीजिए 0, ठीक है। तो स्पीड 0 क्यों माने, क्योंकि गाड़ी ही नहीं चल रहा है तो स्पीड तो 0 हो जाएगा। अब आपका 24 पहले से दिया हुआ था गाड़ी चलने का, माइनस के का जगह आपका 2 आ गया है, रूट अंडर आपका एन, क्योंकि नंबर ऑफ वैगन यहाँ फाइंड करने हैं। अब ये इक्वेट कर लीजिए, 24 इज इक्वल टू 2 रूट एन, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू रूट अंडर एन, तो एन आपका यहाँ से आ जाएगा 144। मतलब 144 वैगन अगर आपका इंजन में लगा हुआ होता ट्रेन में, तो ये ट्रेन जस्ट रुका ही रहता, ठीक है, ट्रेन रुका ही रहता। तो बोला है कि जस्ट मूव कर रहा है, तो जस्ट मूव कर रहा है तो मतलब अगर इसमें से एक अगर वैगन को हटा दे, अभी तो ये ट्रेन 144 में रुका हुआ है, तो अगर इसमें से एक घटा देंगे तो 144 जैसे ही आएगा तो इसको कुछ ना कुछ स्पीड मिल जाएगा। जो मान लीजिए पहले रुका हुआ था ट्रेन, अब इसमें से अगर एक हमने हटा दिया, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कुछ ट्रेन के बोगी रहे होंगे, ठीक है, इसमें से अगर हमने एक हटा दिया तो अब ट्रेन जस्ट मूव करने वाला है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 माइनस कर दीजिए 143, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत, देखिए कितना इजी तरीका है। आपको ये दिया हुआ था रिलेशन, इसमें से n का वैल्यू पुट कीजिए, k का वैल्यू आएगा, k का वैल्यू पुट कीजिए, फिर n निकाल लीजिए, इक्वेट कर दीजिएगा इसको आप 0 से, ठीक है। 0 से इक्वेट क्यों किए, क्योंकि हम पहले मान लिए कि ट्रेन चला ही नहीं, ठीक है, ट्रेन चला ही नहीं, तभी तो ट्रेन जो होगा वो थोड़ा सा स्पीड मतलब जस्ट मूव करने के कंडीशन में आएगा। इस तरह का केस आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है, फ्रिक्शन टॉपिक पे, वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कुछ इसी टाइप के केस हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरह का केस आप देख सकते हैं कि जस्ट मूव करने का केस है, तो ठीक है, तो ये लिमिटिंग पोजीशन पे ले सकते हैं। तो n का वैल्यू 144 आएगा, तो ये 144 वैगन रहेगा तो ट्रेन नहीं चलेगा, लेकिन 1 एक घटा देंगे तो जस्ट मूव करना चालू करेगा, तो आंसर आपका 143।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोल रहा है, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इफ x वेरीज एज y, ठीक है, x वेरी कर रहा है y के एज, x वेरीज एज y देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो x जो है वो वेरी कर रहा है आपका y की तरह, ठीक है, x जो कर रहा है वो वेरी कर रहा है, मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके कैसे वेरी करेगा, ठीक है, ये किस पे वेरी करेगा, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, एक तरफ ले आइए, देखिए कितना आसान है, सिंपल सा, दोनों तरफ अब होल स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किस पे वेरी कर गया, xy पे, ठीक है, xy पे, ठीक है, xy पे आपका वेरी कर गया, जिसमें आपका ऑप्शन में शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार कितना इजी तरीका है, x वेरी कर रहा है y से, तो दोनों तो एक तरफ ले आइए और होल स्क्वायर कर लीजिए, और देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए और 2xy को उधर लेके चले जाइए, तो आपका सोल्यूशन आएगा ई, नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई है, नन ऑफ दीज ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे मैं पढ़ दे रहा हूं, वृंदावन एक्सप्रेस लीव्स चैनल, ठीक है, वृंदावन एक्सप्रेस लीव्स चैनल सेंट्रल स्टेशन एवरी डे एट 7:50 AM, ठीक है, एंड गोज टू बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, द ट्रेन इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द ट्रेवलर्स ऑन 25 जुलाई, ठीक है, 2012, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाई क्लास 1 and 2 second class was in the ratio of 1:4, the fare for the travel in the ratio is to 3:1, ठीक है, the total fare collected was 2,24,000, ठीक है, what was the fare collected from class 1 passenger on that day, ठीक है। तो एक ट्रेन के बारे में इतना लंबा स्टेटमेंट उसने क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ट्रेन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, कोई दिक्कत, ट्रेन है, और यहाँ पे उसका आपका फेयर दे दिया गया है, मतलब ये किस क्लास का ट्रेन पे बैठा हुआ है या किस क्लास के बोगी पे बैठा हुआ वो देखिए, और यहाँ पे उस बोगी का मतलब फेयर किस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन मतलब पार्ट में दिया गया है कि 1:4, ठीक है, 1:4 में दिया गया है कि पैसेंजर जो बैठे हुए हैं क्लास 1 और क्लास 2 का पैसेंजर का जो आपका टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है वो 1:4 का है, ठीक है, मतलब अगर एक आदमी ने क्लास 1 पे बैठा है तो 4 आदमी ने क्लास 2 बैठा है। उसी टाइप में जब फेयर की बात करें तो 3:1 है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं, क्लास 1 जो है थोड़ा महंगा होता है इसीलिए उसको 3 गुना है, और क्लास 2 जो है वो सस्ता है तो वो 1 गुना है। तो इस टाइप में भी आप समझ सकते हैं। देखिए कितना इजी तरीका है, क्लास 1 वाला पैसेंजर अगर 1 बैठा है तो क्लास 2 वाला पैसेंजर 4 बैठा है, तो क्लास 1 का पैसेंजर को 3 गुना लग रहा है, तो क्लास 1 का पैसेंजर को सिंगल टाइम्स लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे कीजिएगा, तो सिंपल सा रेशियो में है तो इसको x:4x ले लीजिए, और यहाँ 3y एंड यहाँ रेशियो तो नहीं होगा, कॉमा दे देता हूँ मैं, और ये आपका y, ठीक है। अगर x बैठा है क्लास 1 में पैसेंजर और क्लास 2 के लिए 4x, उसी टाइप में क्लास 1 का जो पैसेंजर का फेयर है वो 3y और क्लास 2 का पैसेंजर के लिए y। तो इन दोनों का बोला कि टोटल कलेक्शन क्या है उस दिन का, ठीक है, 2,24,000, 2,24,000। तो इस टाइप में क्या कर सकते हैं, क्लास 1 का नंबर ऑफ पैसेंजर x है और इसका जो फेयर है वो 3y है, तो x इंटू 3y यही तो होगा ना, x फर्स्ट क्लास का पैसेंजर का फेयर। ठीक उसी टाइप में सेकेंड क्लास के लिए 4x इंटू वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 2,24,000, ठीक है। ये आपका उस दिन का किराया है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा 3 इंटू 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7xy, आपका आ जाएगा 2,24,000।
ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका सिंपल सा क्या आएगा, आप जब इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 3200। एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 3200। लेकिन क्लास 1 का पैसेंजर का पूछा है कि क्या उस दिन का फेयर रहा होगा, तो क्लास 1 में कितने थे 3xy थे, ठीक है। तो क्योंकि 3xy तो हमको xy का वैल्यू मिला है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका सिंपल सा कैलकुलेशन। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 96,000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 96,000 बोल रहा हूं मैं, हाँ 96,000, ठीक है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, कैलकुलेट सही है ना, ठीक है। 96,000 होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई मिस्टेक है, ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये एक और होगा, तब ये 96,000 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार कितना ईजी है। क्लास 1 के यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कितने लोगों ने कौन सा क्लास में बैठा, उन लोगों का क्या फेयर था, उन लोगों का क्या फेयर था, तो ये है उनके फेयर, ठीक है, वह है उनके फेयर, और दोनों का सम कर दीजिए। क्लास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इंटू पर पैसेंजर कॉस्ट क्या है, ठीक है, फेयर का चार्ज क्या है, तो इससे सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। अब जब एक्स वाई का वैल्यू आ गया है तो हमको पूछा क्लास 1 का पैसेंजर कितना होगा, ठीक है, क्लास 1 के पैसेंजर का फेयर क्या होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, तो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 96,000। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि एक वेसल्स है, एक वेसल ऑफ कैपेसिटी 2 लीटर हैज 25% ऑफ अल्कोहल एंड अनदर वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 6 लीटर had 40% of alcohol. The total liquid of 8 liters was poured out in a vessel of capacity 10 liters and thus the rest part of the vessel was filled with the water. What is the new concentration of the mixture? ठीक है, तो जस्ट लाइक बोला गया कि दो तरह का वेसल्स है, एक वेसल्स ए है और एक वेसल्स बी मान सकते हैं इस टाइप में। तो वेसल जो एक वेसल ऑफ कैपेसिटी 2 लीटर जिसका 2 लीटर का कैपेसिटी है उसमें 25% अल्कोहल है, तो 2 लीटर वाले में, ठीक है, 25% अल्कोहल है, 25% अल्कोहल है, तो परसेंटेज तो निकाल सकते हैं 2 × 25/100, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन में आएगा क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 लीटर अल्कोहल हो जाएगा। कोई दिक्कत, 0.5 लीटर अल्कोहल। अब यहाँ से सिंपल तरीका से सोच सकते हैं 0.5 लीटर अल्कोहल है, उसी टाइप में आपका सेकेंड वाला बोला गया है 6 लीटर वाला में, तो 6 लीटर वाले में आपका कितना है 40%, 6 लीटर में है कितना 40%, तो 40% यहाँ से निकालिएगा तो आएगा 2.4 लीटर, 2.4 लीटर। तो टोटल अल्कोहल पहला वाला में 0.5 लीटर, सेकेंड वाला में 2.4 लीटर, तो टोटल अल्कोहल कितने हो गए, ठीक है, टोटल अल्कोहल हो गए आपके, सिंपल सा दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। टोटल अल्कोहल कितना हो जाएगा आप लोगों का 2.4 प्लस 0.5, यहाँ से आपका आ जाएगा 2.9 लीटर, ठीक है, 2.9 लीटर। कोई दिक्कत। जैसा कि आप देख लिए हैं इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आप लोगों को क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल का कितना पार्ट हो गया, तो 2.9 लीटर आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब आपको इसको न्यू कंसंट्रेशन जो पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन क्या होगा मिक्सचर का, तो कंसंट्रेशन दैट इज द परसेंटेज, तो 29 × 100 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ गया आपका 29%, ठीक है, 29% कंसंट्रेशन होगा। नया सॉल्यूशन में जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा वो 29% होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस यह क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन 3 बास्केट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बास्केट आपको 3 दिया गया है, जिसमें से ऑरेंज का जो नंबरिंग है, ठीक है, इस टाइप में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, 1 बास्केट 2 बास्केट और एक 3 बास्केट। इसमें बोला गया 3:4:5 का रेशियो है, ठीक है। अगर पहला बॉक्स में 3 है तो दूसरा में 4, तीसरे में 5, तो इस टाइप के 3 बॉक्स है। तो बोला गया तो अब फर्स्ट और सेकंड में कितने
ऐड कर दिया जाए, जो नया रेशियो बन के क्या आ जाए आपका 5, 4 और 3, ये आपका इनिशियली दिया गया है, हमको फाइनल चाहिए ये रेशियो। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी और सी 3 बास्केट है ए बी सी करके, ठीक है, जिसमें से नंबर ऑफ ऑरेंजेस दिए गए हैं 3:4:5 और हमको फाइनल में चाहिए 5:4:3। तो ये एक नया रेशियो चाहिए। तो बोला कि इन विच रेशियो द नंबर ऑफ ऑरेंजेज इन फर्स्ट 2 बास्केट मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है, फर्स्ट 2 बास्केट में हमको ऑरेंजेज इंक्रीज करना है, किस रेशियो में, जो नया रेशियो बन के आपका आ जाए 5:4:3। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, तो सिंपल सा इसमें इस तरह का क्वेश्चन में आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है, तो इनिशियली जो हमारे पास दिया गया था तो हम लिख लेते हैं उसको इनिशियली, आई से इनिशियली हम बोल रहे हैं मतलब स्टार्टिंग में। तो ये 3x होगा, ए के लिए 3x, बी के लिए आपका 4x और सी के लिए आपका 5x। ठीक है, 3x 4x और 5x, कोई दिक्कत। अब ये फाइनल के लिए क्या दिया रहेगा आपका, तो अब x तो यूज कर लिया है, तो 5y 4y और 3y। ठीक है, तो आपको ये क्या बोला गया है, सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि इनिशियली आपको दिया गया था 3x 4x और 5x और आपको चाहिए 5y 4y और 3y, मतलब ये नंबर चाहिए। तो इस तरह का केस में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, बोला है कि फर्स्ट और सेकेंड वाला में क्या बढ़ाना चाहिए, थर्ड वाला एज यूजुअल रहेगा। ठीक है, सिंपल सा। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, थर्ड वाले में बोला ही नहीं गया है कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, बढ़ाना ही नहीं है, थर्ड वाला तो कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से आप सिंपल से देखिएगा तो क्या आएगा कि 5x = 3y आ जाएगा, 5x = 3y। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत, तो आप क्योंकि ये बढ़ाया नहीं गया तो x = क्या हो गया 3/5y। ठीक है, x = 3/5y आ गया। अब आपको सिंपल सा क्या है, जो पहले का जो केस दिया गया था, ठीक है, 3x 4x और 5x वाले में, उसमें आप पुट कर लीजिए। तो 3 × आपका क्या हो जाएगा, जब इसको आप पुट कीजिएगा तो पुट करते समय आप यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, x के जगह पे 3/5y। ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली b के लिए 4 × 3/5y और c के लिए 5 × 3/5y। ठीक है, तो जो नया हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा 9/5y, ये आ जाएगा 12/5y और 15/5y। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका जो अभी न्यू रेशियो आया है 9/9, अब तो इसको अलग से सिंपली कर सकते हैं, 9:12:15 और ये y मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9y 12y और 15y, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा y और y। लेकिन हमको चाहिए कौन सा रेशियो, 5:4:3 का रेशियो, 5:4:3 का रेशियो। तो जब इसको आप इस तरह से नोटिस कीजिए, अब स्टार्टिंग में आपको ये रेशियो लाना है, आपको स्टार्टिंग में ये रेशियो लाना है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि लास्ट वाला आपका अनचेंज है, तो इसको आप क्या कीजिए, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 15। अब ये दोनों को रिलेट मतलब से इक्वल कर दीजिए। तो ये 25y, ठीक है, ये 20 और ये 15। ठीक है, 20 और 15। तो यहाँ से देखिए y में क्या चेंजिंग आया, 9 था लेकिन कितना है, तो यहाँ से आपका 16 आ जाएगा। ठीक उसी टाइप में यहाँ 12 है और यहाँ पे आपका कितना है 20, 12 है और यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आप देखिएगा अंतर क्या आ जा रहा है 8 का। ठीक है, और यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं है, तो ये तो 0, तो इसमें तो हमको कुछ बात ही नहीं करना है क्योंकि सी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, आपको फर्स्ट और सेकेंड वाला कहीं पूछा है। तो इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, 16/8 क्या आ जाएगा आपका 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया, आंसर आ गया 2:1। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, एट ए कैसीनो इन मुंबई देयर आर 3 टेबल्स। ठीक है, एक कैसीनो दिया गया है मुंबई में एक कैसीनो है जहाँ पे 3 टेबल लगे गए हैं। ठीक है, 3 टेबल है टोटल। ठीक है, तो 3 टेबल है, तो मैं टेबल बना देता हूँ, 1 टेबल
2 टेबल और एक 3 टेबल है। तो कैसीनो में टोटल 3 टेबल है, जिसमें पहला टेबल का जो रेशियो दिया हुआ है 10:1, सेकेंड वाले में 20:1 और थर्ड वाले में 30:1 का रेशियो है। तो मतलब अगर कोई आदमी टेबल नंबर 1 में 1 रुपये लगाता है तो वो 10 रुपये जीत सकता है, सेकेंड वाले में 1 रुपये लगाएगा तो 20 रुपया, थर्ड वाले में 1 रुपया लगाएगा तो 30 रुपया जीत सकता है। कुछ ऐसा है कैसीनो, ठीक है। तो वो बंदा क्या किया कि आया और 200 रुपया करके इस टेबल पे लगा दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी, तो 200 रुपये तीनों टेबल पे लगा दिया उस बंदे ने, ये सोच कर कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए 1 रुपये लगाएगा तो 10 रुपये प्रॉफिट होगा, 1 लगाएगा तो 20 रुपये और 1 लगाएगा तो 30 रुपये, ऐसे है। मतलब तीनों टेबल के अलग अलग चांसेस है टोटल विनिंग के, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफरेंस बिटवीन ईच अर्निंग कैन बी। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर जीता तो 1 के जगह 10 मिलेगा, लेकिन हारेगा तो 1 ही जाएगा, 1 रुपये ही जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अब बोल रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वो कितना जीत सकता है, एक चीज़ यह ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वो कितना जीत सकता है। तो बोला कि मैक्सिमम वो 2 ही टेबल जीत सकता है। एक कंडीशन आपका दिया गया है, द पे ऑफ एट ए इज 10, वो रेशियो दे दिया गया है। बोल रहा है इफ अ मैन बेट्स ₹200 एट इच टेबल एंड विन एट 2 ऑफ द टेबल, ठीक है। मैक्सिमम वो 2 टेबल जीत सकता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, 2 टेबल ही जीत रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 टेबल जीत रहा है, मतलब कोई ना कोई 1 टेबल वो हार रहा है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर 1 रुपया लगाए 30 रुपया जीत जाए, 1 रुपया लगाए 20 रुपया जीत जाए, यही तो मैक्सिमम होगा ना। अगर ये जीत गया तो फिर मैक्सिमम तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो वो बंदे क्या कर सकता है कि मैक्सिमम क्या जीत सकता है, 200 इंटू 30, यही जीत सकता है, 200 इंटू 30 प्लस दूसरा वाला में जीत सकता है 200 लगाया और 20 रुपये करके जीत गया, ठीक है। और क्योंकि तीनों पे लगाया तो 1 तो हारेगा, तो माइनस 200 इंटू 1, 200 इंटू 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये इसका मैक्सिमम विनिंग अमाउंट होगा। मैक्सिमम पहला पे जीता तो 200 रुपये, तो 200 लगाया तो 1 का 30 से दे रहा है, तो 200 गुने 30, दूसरा में 200 गुने 20 माइनस 200 गुने 1, क्योंकि 1 रुपया ही लॉस कर सकता है, ज़्यादा तो लॉस कर नहीं पाएगा। उसी टाइप में मिनिमम के लिए निकाल लीजिए। मिनिमम वो क्या कर सकता है, अगर 10 वाला जीते, 20 वाला जीते और 30 वाला हार जाए, तो यही तो मिनिमम होगा ना। 10 जीते, 20 जीते और 30 हार जाए, ठीक है, 30 वाला केस में हार जाए। तो उस तरह का केस में क्या होगा, 200 गुने 1 मतलब 10 वाला जीते, प्लस 200 गुने 2 20 वाला जीते, माइनस 200 गुने 1 हो जाए। यही तो मैक्सिमम केस होगा, यही तो मैक्सिमम केस होगा। सिंपल सा समझिए, मैक्सिमम जीतने के लिए 30 जीत जाए, 20 जीत जाए, 10 हार जाए, ठीक है। उसी टाइप में मिनिमम के लिए 10 जीते, 20 जीते, 30 हार जाए, ठीक है। तो ये हो गया। आप दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। तो जब दोनों को घटाइएगा तो देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। आप यहाँ से 6000 माइनस 2000, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 4000। तो वो मैक्सिमम अमाउंट 4000 जीत सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, ठीक है। इसको लंबा बनाइएगा तो और लंबा बन जाएगा। पर एक तरह से देखिए, अगर आपने तुरंत इक्वेशन सॉल्व कर दिया तो विद इन सेकेंड आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रैक है, ए ट्रैक कवर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है। एक ट्रक है, यहाँ ट्रक होगा, ठीक है, ट्रैक नहीं है, ट्रक होगा, ठीक है। एक ट्रक जो है वो 550 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है, 550 मीटर ट्रक दे रहा है, ट्रक है। और दूसरा दिया हुआ है एक आपका बस, ट्रक दिया हुआ है 550 मीटर, ठीक है, 550 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है, मिनट में है। और बस जो दिया हुआ है 33 किलोमीटर इन 45 मिनट, ठीक है। कोई दिक्कत। ट्रक का दिया हुआ है 550 मीटर इन 1 मिनट और बस का दिया हुआ है 33 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स। बोला देयर रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड तो इंडिविजुअली स्पीड निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वही तो होगा। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ स्पीड ऑफ ट्रक बाय स्पीड ऑफ बस।
तो स्पीड ऑफ ट्रक क्या दिया हुआ है आपका 550/1 पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस 550 और टाइम 1 मिनट, तो मिनट में ही है दोनों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऊपर वाला मीटर में था, लेकिन ये किलोमीटर में है, तो क्या कीजिएगा, इसको भी 3 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए बाई 45, ठीक है, बाई 45। तो इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा, जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका रेशियो आ जाएगा, मैं यहाँ से कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 11 3 जा 33, 11 5 जा, हाँ ये ठीक है, 5 × 45/300, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 3:4, 3:4। तो आपका ऑप्शन दिया गया है सी, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आपका सी। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। तो इससे और इसका मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को कुछ और इजी तरीके के क्वेश्चन दूंगा। ये तो थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा इजी, और इस तरह से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, ताकि आप लोग इसको और अच्छा तरीका से समझ सके, ठीक है। और आप हमारे जो वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे ज्वाइन करके देख सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मैंने आज ये वीडियो थोड़ा सा कुछ कम क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को समझने लायक थोड़ा सा धीरे धीरे बनाया, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक का आपको पेज और टेलीग्राम का लिंक आपके बोर्ड पे दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।